हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया भी होना चाहिए और साथ ही साथ क्या रहना चाहिए बताइए? स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज हम फिर संसद के कार्य ही देखेंगे। इस वीडियो में भी हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि संसद किस तरीके से प्रभुत्व रखती है। जब हमने पूरी वीडियो देखी, आप भी देखेंगे उस वीडियो को, तो ये आप सोचेंगे और समझेंगे भी यही कि संसद का कार्यपालिका अर्थात सरकार पर प्रभुत्व है, नियंत्रण है। परंतु रियलिटी कैसी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वहाँ हमने देखा कि नियंत्रण रखती है, किस तरीके से रखती है। हाँ, अब आप उस वीडियो को देख के क्लियर तौर पर ये कहेंगे कि संसद का नियंत्रण रहता है कार्यपालिका पर अर्थात सरकार पर। अब इस वीडियो में देख के आप क्या कहेंगे? अब जब दोनों वीडियो देखेंगे तब कंक्लूजन निष्कर्ष पे आइएगा। बजट पर नियंत्रण या अविश्वास के प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति के सैद्धांतिक, ये भी सिर्फ सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक अर्थों के सिवाय सरकार का संसदीय नियंत्रण एक भ्रम मात्र है। ठीक है, जितने भी हमने देखी कि संसद कितनी प्रभुत्व शक्तिशाली है, प्रभुसत्ता संपन्न है, किस तरीके से नियंत्रण रखती है सरकार पर, तो ये मात्र एक भ्रम है। और ये काम दो कार्य, क्या? एक तो बजट पर नियंत्रण या अविश्वास प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति के सैद्धांतिक अर्थ, सिर्फ ये सैद्धांतिक तौर पर अंतिम स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो सैद्धांतिक अर्थों के सिवाय सरकार पर संसद का नियंत्रण एक भ्रम मात्र है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे है ये भ्रम। 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश विचार क्या है? 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश विचार मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, क्या? मदर ऑफ पार्लियामेंट्स ब्रिटिश संसद में भी अब मान्य नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि 19वीं सदी का मत या विचार मदर ऑफ पार्लियामेंट अब मान्य है ब्रिटेन में या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। यह पूछ सकते हैं कि मदर ऑफ पार्लियामेंट किस देश की पार्लियामेंट से संबंधित है? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से संबंधित है। और इसका अर्थ क्या है? कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। क्या है इसका अर्थ? कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। संसद का सरकार पर नियंत्रण नहीं रहता, व्यवहारिक तथ्य है। व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे, आप ऊपरी तौर पर हमने देखा नियंत्रण रहता है, परंतु हम एग्जैक्टली व्यवहार में देखेंगे कि व्यवहारिक तौर पर भी ये कार्य होता है, तो नहीं होता। संसद का सरकार पर नियंत्रण नहीं रहता। व्यवहारिक तथ्य है कि लोकसभा अपने बहुमत के द्वारा सदन को भंग कर देने, क्या? लोकसभा अपने बहुमत के द्वारा सदन को भंग कर देने तथा नए चुनाव कराने की अपनी शक्ति के द्वारा सरकार संसद पर नियंत्रण रखती है। बल्कि सरकार संसद पर नियंत्रण रखती है। किस तरीके से? कि लोकसभा को भंग कर सकती है समय से पहले, और या फिर दूसरी शक्ति क्या है? नए चुनाव कराने की उसकी शक्ति। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप क्या कहेंगे? आप संसद का सरकार पर नियंत्रण है या सरकार का संसद पर नियंत्रण है? बेसिकली हमारे यहाँ पर एक संतुलन बना हुआ है, एक दूसरे पर नियंत्रण भी है और नियंत्रण नहीं भी है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं सब, एक दूसरे के विरोधी अपोजिट तौर पर कार्य नहीं करते, एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। सिर्फ ये बात क्लियर रखिएगा आप। तो संसद का सरकार पर नियंत्रण नहीं रहता। व्यवहारिक तथ्य है कि लोकसभा अपने बहुमत के द्वारा सदन को भंग कर देने तथा नए चुनाव कराने की अपनी शक्ति के द्वारा सरकार संसद पर नियंत्रण रखती है। आज राजनीति का व्यवहारिक तथ्य यह है कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को यानी कि कैबिनेट को प्राप्त है। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर यही आज की वर्तमान जो राजनीति है, वर्तमान की शासन प्रशासन व्यवस्था जो हम और आप देखते हैं, उसमें यही सच है व्यवहारिक तौर पर कि जो सारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल के हाथों में निहित है, ना कि संसद के हाथों में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सरकार और विधानमंडल दोनों पर नियंत्रण रखती है। कौन? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। नेतृत्वकर्ता कौन है मंत्रिपरिषद के? कौन होते हैं नेतृत्वकर्ता?
प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सरकार और विधानमंडल दोनों पर, विधानमंडल अर्थात संसद, तो दोनों पर कौन नियंत्रण रखता है? प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद, क्योंकि इसको व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और फैसले करने व उन्हें कार्यान्वित यानी कि फैसले लेने की भी शक्ति व उनको कार्य रूप देने की, कार्यान्वित करने की शक्ति भी प्राप्त है। क्योंकि ये जो चुन के आते हैं लोकसभा में के चुनाव में, हम वोट देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें हमने चुना है। जो भी दल सरकार बनाता है वो बहुमत प्राप्त होता है, और बहुमत मिलता कैसे है? वोट हम ही तो करते हैं। अब आप वर्तमान समय में देखते हैं कि बीजेपी पूरी फुल मेजॉरिटी से, पूरे बहुमत से संसद में आई हुई है, तो उसका अपना एक प्रभुत्व है ना, क्योंकि और वो मेजॉरिटी दी किसने है? हमने और आपने वोट डाला है, हाँ भरी है उनके शासन के लिए कि हाँ जी आप शासन करिए, हमारे देश को चलाइए। तो इनकी शक्ति तो ऑब्वियस सी बात है एक व्यापक स्तर पर होगी, क्योंकि बनाया तो आखिरकार हमने ही है ना, हमने ही इनको वोट दिया था, हमने ही चुना था इनको, तभी तो ये व्यापक तौर पर पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ संसद में आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के प्राधिकार की अवहेलना यहाँ खंडन होता है तो मंत्रिमंडलीय सरकार कार्य नहीं कर सकती। आप पता है ना, क्योंकि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की बातों की अवहेलना करती है, उनका खंडन करती है, तो मंत्रिमंडलीय सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि एक पूरब चलेगा मंत्रिपरिषद में, एक पश्चिम चलेगा और प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, उनके कोई नहीं सुनेगा, नहीं। तो एक दूसरे की सुन के ही, एक दूसरे के साथ साथ निभा के समझदारी से ही मंत्रिमंडलीय सरकार चल पाती है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसकी धुरी हैं। प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडलीय सरकार की धुरी होते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय सरकार की धुरी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री 2 या 2 से अधिक सहयोगियों से मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श करके कार्रवाई कर सकते हैं। इसी कारण मंत्रिमंडल समितियों की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडलीय समितियां भी गठित की जाती हैं समय समय पर, ठीक है। ये इनके बारे में भी चर्चा करेगा आगे, ठीक है, कि समितियां किस तरीके से गठित की जाती हैं। अभी हम सिर्फ संसद के कार्य देख रहे हैं। तो पूरे तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्राधिकार की अवहेलना या खंडन होता है तो मंत्रिमंडलीय सरकार कार्य नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री इसकी धुरी हैं। प्रधानमंत्री 2 या 2 से अधिक सहयोगियों से मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श करके कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी, यही कही गई है ना इसमें भी, कि मंत्रणा करके प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर सिर्फ अपनी बात नहीं सुनते। वो जो अपनी मंत्रिपरिषद होती है, उनकी कैबिनेट मंत्रिपरिषद ही तो होती है, तो अपनी कैबिनेट से अर्थात मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अकेले तौर पर सीधे प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो सही है। वो विचार विमर्श करते हैं, मंत्रणा करते हैं, कोई भी फैसला उसके बाद ही लिया जाता है। अनंतो गत्वा यानी कि ऑल ओवर प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों के लिए संसद व देश अर्थात राष्ट्र के लिए जिम्मेदार हैं। तो कह सकते हैं हम फाइनल ऑल ओवर हमने ये जो सब देखा इससे पहले वाली वीडियो में भी और अभी हम क्या देख रहे हैं राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण संसद का। अब वो रियलिटी क्या है ये हमने इस वीडियो में भी देख ली कि सरकार पर संसद का नियंत्रण होता है या संसद के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो यही कहा गया है कि ऑल ओवर अगर हम देखें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नाप तोल कर उसका निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों के लिए संसद व देश के प्रति जिम्मेवार होते हैं। जो भी हमारे देश में नीतियाँ चलाई जा रही हैं उनके प्रति कौन जिम्मेवार होते हैं? प्रधानमंत्री जी ही जिम्मेवार होते हैं, संसद के प्रति भी और हमारे देश के प्रति भी। प्रशासन की निगरानी, दूसरा पॉइंट क्या था उसमें? प्रशासन की निगरानी। प्रशासन की निगरानी
के लिए यानी कि प्रशासन पर निगरानी किस तरीके से संसद रखती है। अब आप इसको देखिए, संसद के प्रति प्रशासन का दायित्व, यानी कि संसद जो है वो प्रशासन के प्रति अपने दायित्व को कैसे निभाती है। प्रशासन के कार्य स्थायी सिविल सेवक, प्रशासन कहते किसे हैं, जो हम सिविल सेवक, हम आप ये जो भी सिविल सेवक बनते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, सिविल सेवक ही बोले जाते हैं या सिविल सेवा परीक्षा बोले जाते हैं, तो वो सिविल सेवक ही प्रशासन में होते हैं, उन्हीं को प्रशासन व्यवस्था बोला जाता है। प्रशासन के कार्य स्थायी सिविल सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। संसद प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना ही प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्य, संसद को और भी बहुत से कार्य हैं, उनको और भी बहुत से कार्य हैं कि वो प्रशासन को देखें या फिर और कार्य करें। विधान मंडल के कार्य होते हैं, अपने विधान बनाने के कार्य होते हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो प्रशासन को कैसे देख पाएगी संसद? अब प्रशासन कौन देखेगा? संसद को विधान भी बनाने हैं, तो इसीलिए प्रशासन के पर नियंत्रण रखती है, परंतु दिन प्रतिदिन के रोज तो जाके कहेगी नहीं आज बताइए क्या किया। बच्चों की तरह, जैसे घर में बच्चों को पर डे पूछ लेते हैं ना, और कभी कभी तो घर में भी ऐसा हो जाता है कि पर डे टाइम ही नहीं मिल पाता रोजाना पूछने का, कई बार इतने बिजी हो जाते हैं। तो वो तो संसद है, तो संसद कैसे रोज पूछेगी प्रशासन से जाके कि आप बताइए क्या किया, आज का होमवर्क दिखाइए, आज पूरे दिन में क्या किया। इतना टाइम है नहीं है। तो यही कहा गया है कि प्रशासन के कार्य स्थायी सिविल सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। संसद प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, ना ही प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। यह दायित्व तकनीकी व अप्रत्यक्ष रूप से, क्या तकनीकी व अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों के द्वारा पूरा किया जाता है, और वो भी जब जब कार्य पूरा किया जा चुका हो, यानी कि जो प्रशासन को कार्य करने के लिए दे दिया है, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद पूछते हैं कि बताइए किस तरीके से कार्य हुआ, आपने जो कार्य किया उसका रिजल्ट क्या है, अब बताइए इससे क्या बदलाव हुआ, क्या लाभ हुआ इस नीति से लोगों को, या क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, बाद में पूछते हैं। पहले काम देते हैं, वो अपना काम करते हैं, उसके बाद तो आप सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप संसद से कहें कि संसद निगरानी करती है तो बिल्कुल नहीं करती। अप्रत्यक्ष और तकनीकी रूप से हमारी मंत्री परिषद ही इस पर निगरानी, हमारे प्रशासन पर निगरानी रखती है। तो कैसे रखती है देखिए, भारत की व्यवस्था में नीति का निर्धारण करने के बाद, देखिए क्या नीति का निर्धारण करना या धन मंजूर या विधेयक पास किया जाता है। नीति निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है कि भारत की व्यवस्था में नीति का निर्धारण करने के बाद, यानी कि कोई भी नीति है उसका पहले निर्धारण कर लिया जाएगा, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा या पारित किया जाएगा। तो यही कहा गया है कि भारत की व्यवस्था में नीति का निर्धारण करने के बाद धन मंजूर, अगर धन से संबंधित है, भाई कोई भी नीति है, ज़्यादातर कोई भी कार्य करना है, कोई योजना लानी है, कोई नीति शुरू करनी है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले क्या किया जाता है, पहले नीति बनाई जाती है, नीति के बाद धन अर्थात धन विधेयक को मंजूरी दी जाती है। तो भारत की व्यवस्था में नीति का निर्धारण करने के बाद धन मंजूरी या विधेयक पास किया जाता है। हम उसे विधेयक भी बोल सकते हैं या फिर धन मंजूरी भी बोल सकते हैं कि धन मंजूर किया जाता है या विधेयक पास किया जाता है। तो विधेयक पास करने से पहले उस विधेयक की नीति का निर्धारण हो चुका होता है। तो विधेयक पास किया जाता है, इसे कार्यरूप देने का काम प्रशासन का है। अब नीति निर्धारित कर दी, विधेयक भी पास कर दिया, अब उसको ग्राउंड लेवल पर कौन कार्य रूप देगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन लागू करेगा, ये कार्य हमारे प्रशासन का है। किसका है? प्रशासन का। आप देखते हैं ना, समय समय पर बड़े स्तर पर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस भी सिविल सेवकों की भर्ती करते हैं। स्टेट अपने स्तर पर अलग करते हैं और एक संघ लोक सेवा आयोग है, वो भी सिविल सेवकों की भर्ती करता है। तो लोगों तक वो नीतियां पहुंचे जिसका निर्माण मंत्री परिषद
संसद के द्वारा किया गया है वो नीतियां लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक हो, आम आदमियों को उसका मुनाफा मिल सके, उसका लाभ मिल सके, इसका कार्य कौन करता है? वो प्रशासन करता है। प्रशासन की देख रेख में कार्य किया जाता है, क्योंकि संसद ना स्वयं तथा ना ही मंत्री ऐसा करते हैं। ना तो संसद ही ऐसा करती है, ना मंत्री ही ऐसा करते हैं। इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में क्या मंत्री कितने होते हैं? 15-20। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्क होते हैं, संसद के पास भी बहुत सारे वर्क होते हैं। तो क्या वो नीति निर्धारण करने के बाद उनको ग्राउंड लेवल तक भी कार्य रूप दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये सारा कार्य ना तो संसद करती है, ना मंत्री परिषद करते हैं प्रशासन, प्रशासनिक सेवक करते हैं, सिविल सेवक जिन्हें बोलते हैं आप सब। तो ये कार्य रूप देने का कार्य कौन करता है? प्रशासन करते हैं। यदि नीति के कार्यान्वयन में गलतियां हो जाए तो मंत्रियों को क्या कहा गया है? तो हमने ये बात देखी कि प्रशासन सारा कार्य करता है, क्योंकि ना संसद करती है ना मंत्रिमंडल करती है, क्योंकि टाइम नहीं है। कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए? यह है कि स्थानीय स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर जाना आवश्यक है। और वो जाते कौन हैं? हमारे प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, और अधिकारी भी नहीं, वो भी नीचे वालों से काम ही कराते हैं, सबसे नीचे स्तर तक जाके काम कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि संसद किस तरीके से, क्योंकि बात तो हम यहाँ पर ये उठ रही है कि संसद किस तरीके से प्रशासन पर निगरानी रखती है, तो अब वो देखते हैं। संसद में लोगों की सहमति इच्छा निहित होती है ना, क्योंकि संसद के सदस्यों को कौन चुनकर भेजता है? हम आम नागरिक ही तो चुनकर भेजते हैं। तो यही कहा गया है, संसद में लोगों की सहमति इच्छा निहित होती है। ये देखना संसद का ही काम है कि सामाजिक नीति को किस प्रकार कार्य रूप दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सामाजिक आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों, कुशल प्रशासन व सभी लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो। संसद द्वारा प्रशासन की निगरानी का यही उद्देश्य है। तो ऑल ओवर आपने जितना देखा, हमने देखा कि बात हो रही थी संसद करती है निगरानी। अब संसद ना देखकर फिर हमने बाद में पढ़ा कि इनडायरेक्ट तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर तकनीकी रूप से मंत्रिमंडल निगरानी रखती है। अब और क्या देखा कि जो कार्य रूप होता है, कोई भी नीति निर्धारण तो कर देते हैं, संसद करती है, मंत्री परिषद करते हैं, नीति का निर्धारण कर देते हैं, नीति बना देते हैं, विधेयक को पास कर देते हैं ना, कोई भी बिल को एक्ट बना देते हैं, कानून का रूप दे देते हैं। परंतु उस कानून को ग्राउंड लेवल पर, नीचे स्तर पर लोगों तक कौन पहुंचाता है? तो ये प्रशासन के अधिकारी पहुंचाते हैं। क्लियर ये बात? परंतु अब प्रशासन की जिम्मेवारी हो गई, जो आपने देखा, क्योंकि प्रशासन पहुंचाते हैं, प्रशासन के लोग पहुंचाते हैं, सिविल सेवक पहुंचाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर, जवाब सवाल किससे करे जाएंगे? प्रशासन से करे जाएंगे। परंतु प्रशासन को, सिविल सेवकों को तो हमने और आपने चुन के नहीं भेजा ना, हमने तो सांसदों को चुन के भेजा है, सांसदों को चुन के भेजा है। तो हम सवाल जवाब किससे कर सकते हैं? हमारे प्रतिनिधि तो सांसद हैं, सिविल सेवकों को हमने नहीं भेजा, तो हम कह सकते हैं सिर्फ संसद से। तो संसद का कार्य है निगरानी करना, क्योंकि प्रशासन को तो ये कार्य संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। अब प्रशासन से पूछताछ करेगी संसद और मंत्रिमंडल हमारी, परंतु हम तो संसद से ही पूछेंगे ना, क्योंकि हमने तो उनको ही वोट दिया है। तो ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर वो निगरानी नहीं रखती है, मंत्रिमंडल निगरानी रखती है, तो अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेट तौर पे तो मंत्रिमंडल भी संसद से ही चुन के आती है। तो वो प्रशासन से कार्य कराएं, किसी से भी कार्य कराएं। अब फाइनल क्या होता है कि एक कंपनी होती है, कंपनी में मालिक कोई टेंडर लेके आता है, मालिक टेंडर लेता है, कंपनी को टेंडर मिलता है मालिक के थ्रू। परंतु मालिक क्या खुद कार्य करता है? कुछ भी बनता है आपके कंपनी में, बैग बनते हैं, डब्बे बनते हैं, चॉकलेट्स बनती है, कुछ भी बनता है। तो
टेंडर दे दिया, कपड़े बनते हैं, टेंडर मिला मालिक को, कंपनी को मिल गया, मालिक लेके आया टेंडर, परंतु क्या वो मालिक बनाएगा कपड़े? नहीं, जो नीचे उन्होंने वर्कर रखे हुए हैं वो बनाएगी ना, वही बनाएगी ना। ठीक है, अब वर्कर ने कपड़े बना दिए, अब वो वर्कर ने तैयार करके मालिक को भी दे दिए, अब मालिक उसको दे देगा जिसने ये कहा था कि हमें आपके यहाँ से इतना माल चाहिए, जिसने टेंडर दिया था, दे दिया, जिसने ऑर्डर दिया था, टेंडर कहें ऑर्डर कहें जो आपको अच्छा लगे, तो मालिक उसको दे देगा। अब जो भी कमी होगी तो वो किसको कहेंगे? मालिक को कहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो मालिक को दिया था ना, मालिक की कंपनी है, कंपनी का मालिक कौन है? तो ऑर्डर मालिक को दिया था, तो सारी जवाबदेही उनके प्रति, किनके प्रति? जो भी जिसने भी ऑर्डर दिया था मालिक की रहेगी, मालिक ही तो है। अब मालिक ने काम सही नहीं करवाया, जब भी तो उन्होंने काम सही नहीं किया, वो जानते ही नहीं है उन्हें, वर्कर्स को वो जानते नहीं है, वो तो उस एक आदमी को जानते हैं जिसको उन्होंने ऑर्डर दिया था, या फिर जो कंपनी का मालिक है उसी को जानते हैं, तो वो उससे बात करेंगे, बाकी वर्कर से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्कर पर तो मालिक का प्रभुत्व रहता है, वो जैसा काम कराएगी वो वैसा करेंगे। अगर ढील देगी, निगरानी नहीं करेगी तो काम सही होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो यही बात यहाँ कही गई है। और मालिक किससे कहेगा? वर्कर से। और वर्कर से भी वो जब ही कह सकता है जब उसने सही से निगरानी करी हो, इंस्ट्रक्शंस दिए हो कि इस तरीके से तैयार होना है, इतने टाइम में तैयार होना है। तो अल्टीमेट जिम्मेवार कौन होता है? जिसने वो ऑर्डर लिया है, वो जिम्मेवार है या मालिक? ठीक है, तो ये बात यहाँ की गई है कि अब हमने तो वोट दे दी सांसदों को, अब वो किस तरीके से नीतियों का निर्माण करते हैं और हम तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम प्रशासन के लिए सिविल सेवकों को नहीं चुनते, हम तो सांसद चुनते हैं और सांसद ही से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो इसलिए जवाबदेही जनता के लिए किसकी है? जनता की जवाबदेही किसके हाथ में है? जनता को कौन जवाब देगा? जनता को जवाब देगी सांसद, मंत्रिमंडल। प्रशासन से वो सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से कार्य किया है, परंतु फाइनल जनता, हम भारत के लोगों को तो संसद को ही जवाब देना है ना। तो संसद में लोगों की सहमति, इच्छा निहित होती है। यह देखना संसद का ही काम है कि सामाजिक नीति को किस प्रकार कार्यरूप दिया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सामाजिक आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों, कुशल प्रशासन व सभी लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो। संसद द्वारा प्रशासन की निगरानी का यही उद्देश्य है कि जो भी नीति निर्माण किया गया है और उनको लागू किस तरीके से किया जा रहा है वो लोगों की आकांक्षाओं के, उम्मीदों के अनुरूप हो। यही देखना संसद का कार्य है और इसी को संसद की निगरानी का नाम दिया गया है। किस पर? प्रशासन पर। प्रशासन को जिस कार्य के लिए शक्ति प्रदान की है उसी के लिए प्रयोग हो, तथा जो धन मंजूर किया गया है प्रशासन के लिए, प्रशासन कोई भी धन है, कितना भी धन है, अल्टीमेट तौर पे प्रशासन के हाथ में ही जाना है, क्योंकि वो नीचे स्तर तक तो प्रशासन ही लेके जाता है ना योजनाओं को, नीतियों को। तो यही कहा गया है कि प्रशासन को जिस कार्य के लिए शक्ति प्रदान की गई है या जो धन उसको दिया गया है वो उसी काम में प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वह संसद की मंजूरी के अनुसार खर्च किया गया है या नहीं। अधिकारी हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं कि उनके कार्य की छानबीन संसद करेगी। अधिकारी, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, वो भी इस बात को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं कि जो भी धन उनको दिया गया है या नीति के इम्प्लीमेंटेशन, नीति को लागू करने का कार्य उन्हें सौंपा गया है, वो संसद की मंजूरी के अनुरूप ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस बात को ध्यान रखता है प्रशासन भी, क्योंकि हमने जनता को चुना है, हमने सांसदों को चुना हमने। और प्रशासन कौन चुनते हैं? प्रशासन पर सिविल सेवकों की अल्टीमेट क्या होता है, अगर वो सही से कार्य नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, तो
निकाल दिए जाएंगे। मालिक क्या करेगा? अब मालिक वर्करों को ही निकाल देगा, गुस्सा होगा तो क्या करेगा? सीधे तौर पर वर्कर निकल जाएंगे, उनकी जो रोजी रोटी होती है, जो जिससे वो कमाते खाते अपना घर चलाते हैं, वो छिन जाएगी। तो ऐसे ही प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, उन पर भी ये बर्डन होता है कि अगर सरकार का काम हमने ठीक से नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम पर उंगलियां उठेंगी, हमसे जवाब सवाल होंगे और हो सकता है हम पर जांच बैठ जाए, छानबीन हो जाए। तो एक दूसरे के सब पूरक हैं। एक दूसरे का डर भी है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो एक दूसरे का डर भी है। और एक दूसरे के अपने अपने क्षेत्र में सब स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते हैं। तो फाइनल आप यही याद रखिएगा कि एक दूसरे का डर रहता है। कार्यपालिका हो, संसद हो, सरकार हो या प्रशासन हो, जो भी हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे देश में, हमारे देश में सब एक दूसरे के पूरक है, कोई भी किसी का एंटी नहीं है। बिना एक के भी सरकार या हमारी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक के तौर पर ही काम करते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है, अधिकार है और उसमें वो स्वतंत्र भी हैं, परंतु सब पर कुछ बंदिशें भी हैं, कुछ दबाव भी हैं, जिससे कि वो गलत कुछ भी ना करें। निगरानी के माध्यम, यानी कि जो संसद निगरानी रखती है वो किस तरीके से निगरानी कर सकती है? संसदीय समिति प्रणाली संसदीय समिति प्रणाली प्रश्नों के द्वारा, ध्यान आकर्षण सूचनाओं या आधे घंटे की चर्चाओं आदि जैसे अनेक प्रक्रियागत साधन भी प्रशासनिक कार्यों पर संसदीय निगरानी रखने के लिए सशक्त माध्यम हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, संसदीय समिति प्रणाली, ध्यानाकर्षण सूचना, आधे घंटे की चर्चा, ये सब क्या हैं हम इसी में देखेंगे। जब हम बजट पढ़ेंगे, प्रस्ताव पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, उनमें ये सब आएंगे कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, आधा घंटे की चर्चा क्या होती है, उसमें किस तरीके की बातें की जाती है, कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, ये सब हम संसद से संबंधित है तो संसद के लेक्चरों में ही देखेंगे। परंतु अभी हम सिर्फ संसद के कार्य देख रहे हैं। तो किस तरीके से, माध्यम क्या है संसद की निगरानी रखने का प्रशासन पर? संसदीय समिति प्रणाली, प्रश्नों द्वारा, ध्यान आकर्षण सूचनाओं द्वारा, आधे घंटे की चर्चाओं आदि के द्वारा जैसे अनेक प्रक्रियागत साधन भी प्रशासनिक कार्यों पर संसदीय निगरानी रखने के सशक्त माध्यम हैं। तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अब एक बात और यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तब धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इसको हम जब प्रस्ताव पढ़ेंगे ना, संसद से संबंधित प्रस्ताव, समितियां, तब उसमें ही देखेंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, बजट की मांगों व सरकारी नीति व स्थितियों के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा के दौरान प्रशासनिक पुनर्विलोकन के अवसर मिलते हैं। जो भी नीति कार्य इम्प्लीमेंट किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उनकी दोबारा अच्छी तरीके से निगरानी के, उनका पुनः अवलोकन करने के अवसर कब मिलते हैं? जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, बजट की मांग पर या सरकारी नीति व स्थितियों के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा के दौरान प्रशासनिक पुनरावलोकन के अवसर मिलते हैं। याद रखिएगा, तो अवसर भी मिलते हैं और निगरानी के माध्यम ये हैं, अवसर इस तरीके से मिलते हैं। लोक महत्व संबंधी प्रस्ताव, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव आदि ऐसे कुछ अन्य तरीके हैं जिस तरीके के द्वारा प्रशासन पर संसद का नियंत्रण रहता है या वो नियंत्रण रख सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।